1889 में बॉस्टन, मैसाचुसेट्स में अद्भुत प्रतिभा के व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम विलियम जेम्स सिडिस था। उनके पिता बोरिस एक फेमस साइकोलॉजिस्ट थे और माँ सारा डॉक्टर थी। उन्हें पहले ही एहसास हो गया था कि उनका बेटा कोई आम बच्चा नहीं होगा। एक दिन माँ सारा ने देखा कि उनका बेटा विलियम अभी 1 साल का भी नहीं हुआ है और वो लेटर लिख रहा है। फिर किसी दिन पेरेंट्स ने उसे बड़े ही गौर से न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हुए देखा और वो भी एक एक शब्द समझते हुए। इसमें चौंकाने वाली बात ये थी कि विलियम की उम्र अभी 2 साल भी नहीं हुई थी। पेरेंट्स समझ गए कि उनका बेटा आम बच्चा नहीं बल्कि जीनियस है। वे उसकी मदद के लिए अपनी सेविंग्स किताबों, मैप, टेक्स्ट बुक और डिक्शनरी पर खर्च कर देते हैं। 4 साल का विलियम होमर के ओरिजिनल लिटरेचर पढ़ने लगता है और 6 साल का होने पर अरस्तु की लिखी किताबें पढ़ता है। 6 साल की उम्र में ही उसने अपनी चौथी किताब खत्म कर दी थी। इन्हीं किताबों में से एक थी वर्क ऑन एनाटॉमी। 8 साल की उम्र में वे अंग्रेजी, लैटिन, फ्रेंच, रूसी, हिब्रू, तुर्की और अर्मेनियन भाषाओं को बिना रुकावट के बोलने और लिखने लगे। और तो और उन्होंने खुद की नई भाषा ही तैयार कर ली। उनके पेरेंट्स बेटे की इन बातों से काफी हैरान थे। वे समझ चुके थे कि विलियम इन स्कूल से बहुत आगे है। स्टूडेंट्स तो छोड़ो, टीचर्स से भी ज्यादा ज्ञान उसके पास है। 9 साल की उम्र में विलियम ने हार्वर्ड के सभी एग्जाम आसानी से पास कर लिए, लेकिन इतनी कम उम्र में स्कूल ने उन्हें एडमिशन की परमिशन नहीं दी। फिर अगले 2 साल वे अपने पुराने स्कूल में ही पढ़ाई करते रहे, लेकिन एक समय के बाद बोर होने लगे। हालांकि उन्होंने किताबें लिखना बंद नहीं किया। अब तक वे एक नॉवल, फ्रेंच की कुछ कविताएं और किसी आदर्श राज्य के लिए संविधान भी लिख चुके थे। वे दूसरे टैलेंटेड लोगों से भी कई कदम आगे थे। ज्यादातर प्रतिभावान लोग किसी एक विषय में अच्छे होते हैं और उसी के बारे में सीखते हैं, लेकिन इन्होंने कई अलग अलग विषयों के बारे में पढ़ा और लिखा भी। मैथ, एस्ट्रोनॉमी, भाषा, पॉलिटिक्स, बायोलॉजी, फिलोसॉफी जैसे कई विषयों पर अपनी पकड़ बनाई। 11 साल का होने पर हार्वर्ड ने उन्हें वहां पढ़ाई की परमिशन दे दी। इतनी कम उम्र के स्टूडेंट को देखकर बाकी के स्टूडेंट्स और टीचर्स हैरान थे, लेकिन इससे भी ज्यादा वे उनकी इंटेलिजेंस से हैरान थे। कुछ उनकी तारीफ कर रहे थे और कुछ के लिए अजीब थे। विलियम ने हार्वर्ड में भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने न सिर्फ सारे एग्जाम्स आसानी से पास किए, बल्कि वे मैथ क्लब में लेक्चर भी देते थे। उन्होंने सबसे मुश्किल सब्जेक्ट, मैथ के सबसे मुश्किल टॉपिक 4 डायमेंशनल बॉडीज पर भी लेक्चर दिया। इसे स्टूडेंट्स के साथ साथ करीब 100 यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर ने भी अटेंड किया। लेक्चर ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन जिन्हें समझ आया वे वाकई उनकी इंटेलिजेंस से दंग रह गए। वहाँ के प्रोफेसर्स को भरोसा था कि विलियम एक अच्छे एस्ट्रोनॉमर या गणित के विशेषज्ञ बनेंगे। वे एस्ट्रोनॉमी के लिए कई सारी नई खोजें करेंगे, नए आयाम बताएंगे और इसके बारे में आसानी से समझने के लिए नए तरीके बताएंगे। वो दुनिया भर में गणित के सबसे बेहतरीन विशेषज्ञों में से एक बनेंगे। दुर्भाग्य से जिंदगी में सफल होने के लिए सिर्फ नॉलेज का होना ही जरूरी नहीं है। यूनिवर्सिटी में विलियम के दोस्त नहीं बने। वहाँ पढ़ने वालों कई लोगों को वे समझ ही नहीं आते थे और कई तो उनसे बात भी नहीं करना चाहते थे। विलियम महज 16 साल की उम्र में हार्वर्ड से ग्रेजुएट हुए। अब वे भी इस बड़ी सी दुनिया में फिट होना और एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हार्वर्ड के बाद उन्हें टेक्सास के एक स्कूल में जॉब मिल गई। वे वहाँ मैथ पढ़ाते थे, लेकिन उनकी ये टीचिंग जॉब ज्यादा दिन नहीं चली। स्कूल मैनेजमेंट ने उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि वे वहाँ के सभी टीचर्स और स्टूडेंट से उम्र में छोटे थे। उन्हें ये पसंद नहीं आया कि उनसे छोटा युवक उन्हें लेक्चर दे। अब तक विलियम एक सेलिब्रिटी बन चुके थे। अखबार उनके बारे में लिखा करते थे और रिपोर्टर उनके इंटरव्यू लेते थे, लेकिन विलियम को ये पॉपुलैरिटी अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने इन सब चीजों और उन्हें जानने वाले लोगों से दूर रहकर शांत जीवन जीने का फैसला लिया। इसके बाद उन्होंने अपने नाम बदलकर अलग अलग शहरों में रहना शुरू किया ताकि कोई भी उन्हें पहचान न सके। उन्होंने बढ़ई, ताला बनाने वाला, किसी भी छोटी मोटी कंपनी में अकाउंटेंट जैसी जॉब्स की, वो भी बहुत कम वेतन पर। और अगर वहाँ उन्हें कोई पहचान लेता था तो वे फिर से शहर बदल लेते थे।
वे किताबें लिखते रहे। उन्होंने यूएस हिस्ट्री के बारे में 1200 पेजेस की एक किताब लिखी। वे ट्रेन्स के टिकट इकट्ठा किया करते थे और उन्हीं पर किताब लिख रहे थे। उन्होंने साइंस और एस्ट्रोनॉमी पर भी किताबें लिखी और इन्हें अलग अलग नामों से पब्लिश किया। दुख की बात है कि ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई और उन्हें पैसा भी नहीं मिला। हमें अब तक भी नहीं पता कि उन्होंने कितनी किताबें नाम बदल कर लिखी। सालों बाद उनकी एक किताब कई हजार डॉलर में नीलामी में बेची गई। उन्हें करीब 40 भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स और बायोग्राफर्स का दावा है कि वे 200 से भी ज्यादा भाषाएं बोल सकते थे। विलियम ने एक शांत और शायद सुखी जीवन जिया। वे न्यूयॉर्क में बढ़ई का काम करते थे, एक मामूली अपार्टमेंट में रहते थे और बस दोस्तों के साथ समय बिताते थे। जिन बायोग्राफर्स ने उनके बारे में पढ़ा, उनका यही कहना था कि उन्हें जानने वाले लोग सिर्फ तारीफ ही करते हैं। सभी ने उन्हें हद से ज्यादा सज्जन व्यक्ति बताया। लगता है जैसे बचपन के मुश्किल दिनों के बावजूद उन्होंने बाकी का जीवन काफी शांति से जिया। पर कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वे जीवन भर नाखुश रहे। फिर 1973 में उनके जीवन में एक महिला आई। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। वो उनसे अक्सर मिलती और वे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर बातें करते थे। सब अच्छा चल रहा था। विलियम इस दोस्ती से खुश थे, लेकिन फिर एक फेमस मैगजीन में उनके बारे में एक बड़ा आर्टिकल छपा। इसमें उनके बारे में काफी कुछ बुरा लिखा गया था। इस आर्टिकल में उन्हें एकांत में रहने वाला पागल बताया गया। बाद में पता चलता है कि उनकी वो दोस्त रिपोर्टर थी और उनके बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए ही उनसे दोस्ती की थी। अब हजारों लोगों के सामने उनकी एक गलत छवि बन गई। विलियम ने भी इसे सबक सिखाने के लिए उनकी प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ करने का मुकदमा कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद विलियम केस हार जाते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ के बावजूद जज ने भी उन्हें एक पब्लिक पर्सन करार दिया। कहा गया कि अगर पब्लिक पर्सन के बारे में कोई कुछ जानकारी हासिल करता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने वो घर छोड़ दिया और उन लोगों से दूर चले गए। अगले कुछ सालों तक उन्होंने जिंदगी कैसे जी किसी को नहीं पता। 1944 में 46 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। वे ज्यादा अमीर नहीं थे और एक ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते थे। उनके खाते में पैसे नहीं थे। आसपास कोई दोस्त भी नहीं था। कोई नहीं जानता कि उन्होंने आखिरी सालों में क्या किया। उन्हें जीवन भर किसी ने नहीं समझा। क्या पता अगर लोगों ने उनके प्रति मानवता और सहानुभूति दिखाई होती तो वे जीवन में सफल हुए होते। अपने जीवन में विलियम ने कई आईक्यू टेस्ट पास किए और हर एक परीक्षा के नतीजों ने उनकी प्रतिभा को साबित किया। अल्बर्ट आइंस्टीन का आईक्यू 160 था, लियोनार्डो दा विंची का 180, आइजैक न्यूटन का 190, लेकिन विलियम सिडिस का आईक्यू लेवल 250 से 300 के बीच था। शायद वे हिस्ट्री के सबसे स्मार्ट इंसान थे। लेकिन स्मार्ट लोगों के जीवन से पता चलता है कि जीनियस आईक्यू ही काफी नहीं होता है। हाई इंटेलिजेंस सफलता की गारंटी नहीं देता। सामाजिक रूप से बुद्धिमान होना भी जरूरी है। मतलब लोगों के साथ व्यवहार करना, सही तरीके से बोलना और लोगों को संतुष्ट रखना भी आना जरूरी है। बहुत से लोग अपनी इंट्यूशन के दम पर सामने वाले की सोच परख लेते हैं। उन्हें पता होता है कि कौन सा सवाल कब और कैसे पूछना है और किसका जवाब कब और कैसे देना है। अगर कोई व्यक्ति तस्वीरें बनाने में तो माहिर है, लेकिन ये नहीं जानता कि उन्हें सबके सामने सही तरह से प्रेजेंट कैसे करना है, तो जीवन भर उसकी कला को सस्ता ही समझा जाएगा। अगर कोई वायलिन बजाने में माहिर है, लेकिन कॉन्सर्ट में अपनी कला की अच्छी कीमत नहीं लगा पाता, तो वो जीवन भर सड़कों पर ही वायलिन बजाएगा। सेलिब्रिटी बनना और अपनी कला की कीमत को पहचानना भी बहुत जरूरी है। कई जीनियस एकांतवासी ही रहे और गरीबी में जीवन बिताया क्योंकि वे सामाजिक नहीं थे। कभी कभी किसी जीनियस को जेनेटिक इंजीनियरिंग की पूरी जानकारी होती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि किसी पार्टी में कैसे पेश आए। और अक्सर कुछ लोग ऐसे ही जीनियस लोगों को धोखा देकर उनका फायदा भी उठा लेते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ सामान्य से बुद्धि और समझ वाले लोग हाई लेवल की पोजीशन पर काम करते हैं और सफल होते हैं। ये सब उनकी सामाजिक बुद्धि और मेहनत की वजह से होता है।